15 अगस्त 1947 वो दिन जिस दिन भारत को आज़ादी मिली। लगभग 200 सालों की गुलामी के बाद अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद किया, जिसके लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। जो कभी भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे वो भारत की आज़ादी के बाद इसकी स्वतंत्रता की मिठास चख ही नहीं पाए। ऐसा कहा जाता है कि साल 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसने स्वतंत्रता की चिंगारी को भड़काया, जो 1947 में जाकर खत्म हुई। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं आखिर 1857 से लेकर 1947 के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कहानी की शुरुआत 16वीं सदी से होती है, जब भारत पर मुगलों का शासन था। उस समय भारतीय लोग मुगलों के शासन से काफी खुश थे। उस समय भारत में मसाले और सूती वस्त्रों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था, जिसकी मांग यूरोपीय बाजार में काफी ज्यादा थी, जो ऊंची कीमतों पर बेचे जाते थे। जिसे देखते हुए ब्रिटेन में एक कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के रॉयल चार्टर पर भारत में आई। दरअसल रॉयल चार्टर का मतलब ये था कि ये इंग्लैंड द्वारा बनाई गई इकलौती कंपनी होगी जो भारत में व्यापार करेगी। साथ ही रॉयल चार्टर के कारण ये भारत में अपनी सेना भी रख सकती थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसने सेना के दम पर सबसे पहले बंगाल और फिर बाद में भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से लेकर 1857 तक भारत पर राज किया। इस दौरान इसने भारत से काफी मुनाफा कमाया, लेकिन 1857 के विद्रोह के कारण इसका खात्मा भारत से हो गया, जिसके बाद ब्रिटिश अंपायर ने अपने पैर भारत में जमा लिए। दरअसल 1857 में हुआ यूं था कि अंग्रेजों ने एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की, जिसे एनफील्ड राइफल कहा गया। एनफील्ड राइफल से पहले सैनिकों द्वारा जो राइफल यूज की जाती थी, उसे यूज करने के लिए सैनिकों को बुलेट्स और गन पाउडर अलग अलग कैरी करना पड़ता था, और इसे यूज करने से पहले बुलेट्स के अंदर एक फिक्स क्वांटिटी में गन पाउडर को भरना पड़ता था, जिसमें काफी समय लगता था और राइफल खराब होने का खतरा भी बना रहता था। यही कारण था कि समय को बचाने के लिए एनफील्ड राइफल और नई बुलेट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर पहले से ही गन पाउडर भरा होता था। इस बुलेट के ऊपर एक कागज की लेयर चढ़ी होती थी, जिसे यूज करने से पहले सैनिकों को अपने मुंह से काटना पड़ता था। सैनिक जब इसे अपने मुंह से काटते थे तब उन्हें एक अजीब सी स्मेल आती थी। कुछ सैनिकों का ऐसा मानना था कि इन बुलेट्स के ऊपर गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है। धीरे धीरे ये बात सभी सैनिकों के बीच फैल गई, जिसने 1857 की क्रांति को भड़का दिया। हिंदू हो या मुस्लिम, सभी सैनिक काफी गुस्सा थे कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। मंगल पांडे, जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर के एक सिपाही थे, जब उन्हें ये बात पता चली तब उन्होंने कसम खा ली कि यदि अब उन्हें जो भी अंग्रेज दिखाई देगा वो उसे गोली मार देंगे। और इसी कारण जैसे उन्हें मेजर ह्यूसन आते दिखे, उन्होंने उस पर गोली चला दी। गोली सीधे उसके घोड़े को जा लगी, जिसके बाद उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। मंगल पांडे भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। मंगल पांडे की फांसी के बाद पूरे देश में क्रांति की लहर फैल गई। सैनिकों ने काम करने से मना कर दिया, जगह जगह आगजनी हुई। हालांकि 1857 की क्रांति का ये ही एक मेन कारण नहीं था, इसके अलावा और भी बहुत से कारण थे, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक। दरअसल उस समय भारतीय लोग सती प्रथा को मानते थे। वहीं उस समय भारतीय समाज में विधवा पुनर्विवाह पर रोक थी, लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तब उन्होंने सती प्रथा को खत्म कर दिया और विधवा पुनर्विवाह की मंजूरी दे दी, जिससे भारतीय समाज की भावना आहत हुई। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति पूजा का भी मजाक उड़ाया। इसके अलावा उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसानों पर भारी टैक्स लगाया जाता था। टैक्स न देने की सूरत में किसानों की जमीनों को साहूकारों द्वारा हड़प लिया जाता था। साथ ही भारतीय सूती वस्त्रों के एक्सपोर्ट पर भारी टैक्स लगा दिया गया था, जिससे भारतीय कपड़ा उद्योग बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, इस क्रांति को भड़काने में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की भी बड़ी भूमिका थी। दरअसल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को साल 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था। दरअसल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब ये था कि वो भारतीय राज्य जिनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, उनको अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते थे। इसी हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने झांसी को भी हड़पना चाहा, क्योंकि झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेजों के साथ युद्ध के दौरान वो बहादुरी से लड़ी और वीरगति को प्राप्त हो गई। बहुत से अंग्रेजों ने उनके साहस और युद्ध कौशल की प्रशंसा की, जो उनके खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। इन्हीं सब का मिला जुला परिणाम था कि 1857 की क्रांति पूरे भारत में बड़े पैमाने पर फैली,
जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से उखाड़ फेंका। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत से जाने के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने अपने पैर भारत में जमा लिए। 19 जून 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके ब्रिटिश हुकूमत ने अपने पैर भारत में जमा लिए। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसरॉय बने, जिन्होंने 1862 तक भारत के वायसरॉय पद को संभाला। दरअसल वायसरॉय का काम भारत में ब्रिटिश हुकूमत को अच्छी तरह से चलाना और इसका विस्तार करना था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसरॉय थे। 1857 के बाद अब समय आता है 1885 का, जब भारत में एक ऐसी पार्टी का गठन हुआ जिसने भारत को स्वतंत्र करवाने में अहम भूमिका निभाई। ये पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की। पहले ऐसा डिसाइड किया गया था कि कांग्रेस का पहला सेशन पुणे में किया जाएगा, लेकिन पुणे में प्लेग फैलने के कारण कांग्रेस का पहला सेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया। दरअसल कांग्रेस की स्थापना करते समय ये डिसाइड किया गया था कि हर साल दिसंबर महीने में कांग्रेस का सेशन होगा, जो अलग अलग जगहों पर किया जाएगा, और जिस साल जिस जगह पर कांग्रेस का सेशन किया जाएगा उस साल उस सेशन का नाम उस जगह के नाम के साथ जोड़कर लिया जाएगा। इसी कारण कांग्रेस के पहले सेशन को बॉम्बे सेशन कहा गया, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। वहीं कांग्रेस का दूसरा सेशन कलकत्ता में किया गया, जिसके अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। आगे चलकर कांग्रेस के बहुत से सेशन हुए, जिसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी, वो एक ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्वेंट था, जिसने अंग्रेजों के कहने पर कांग्रेस की स्थापना की थी, ताकि यदि भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ कोई कदम उठाए तो कांग्रेस के द्वारा उन्हें इस बात का पता चल जाए। मगर बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि ह्यूम को सिविल सर्विस से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने कांग्रेस की स्थापना की, ताकि अंग्रेजों को सबक सिखाया जा सके। कांग्रेस की स्थापना भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए हुई थी, लेकिन अपने शुरुआती सालों में ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। इसी का रिजल्ट था कि साल 1905 में बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। इस समय भारत का वायसरॉय लॉर्ड कर्जन था। बंगाल पार्टीशन के साथ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अंग्रेजों ने भारत में अपनाया। बंगाल पार्टीशन से पूरे देश में विद्रोह फैल गया। लोगों ने इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया। स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में फैल गया, जिसके तहत अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया गया और भारत में बने सामानों को अपनाया गया। अंग्रेजी सामानों की होली जलाई गई। हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता को दर्शाया। हालांकि स्वदेशी आंदोलन असफल रहा और बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब समय आया साल 1907 का, जब कांग्रेस का सूरत सेशन हुआ। इस समय तक कांग्रेस 2 दलों में बढ़ चुकी थी। एक दल वो जो भारत को अहिंसा और बातचीत के आधार पर अंग्रेजों से आजाद करवाना चाहता था, जिसे नरम दल कहा गया। नरम दल की अगुवाई गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादाभाई नौरोजी कर रहे थे। वहीं गरम दल की अगुवाई लाल, बाल और पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल कर रहे थे। गरम दल का ऐसा मानना था कि बिना लड़े अंग्रेज भारत को आजाद नहीं करेंगे, जहां नरम दल भारत को डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहा था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था कि प्रशासन और सेना भारत की रहेगी, लेकिन भारत ब्रिटिश क्राउन के नीचे काम करेगा। वहीं गरम दल पूर्ण स्वराज्य यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर रहा था। 1907 के सूरत सेशन में कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी। नरम दल और गरम दल दोनों अपने अपने तरीकों से भारत को आजाद करवाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच समय तेजी से बीतता और समय आया साल 1915 का। 9 जनवरी 1915 इस दिन भारत में एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ जिसने पूरे भारत को अहिंसा के रंग में रंग दिया, जिसने अहिंसा और एक लाठी के दम पर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ भगाया। ये थे मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जैसे ही साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए, तब उन्होंने देखा कि भारत की स्थिति काफी खराब है। अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया है। भारत वापस आते ही उन्होंने तुरंत कांग्रेस ज्वाइन कर ली और 1916 में कांग्रेस के लखनऊ सेशन में पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात बिहार के राजकुमार शुक्ला से हुई, जिन्होंने उन्हें बताया कि कैसे अंग्रेज जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवा रहे हैं, जिससे उनकी जमीन बंजर हो रही है। दरअसल उस समय अंग्रेज बिहार के किसानों की 1/4 जमीन पर जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे, जिससे किसान काफी परेशान थे। नील की खेती के कारण किसान गेहूं और धान जैसी फसलों को नहीं उगा पा रहे थे, जिससे बिहार में बड़े पैमाने पर भुखमरी फैल रही थी। इसी को देखते हुए गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में सत्याग्रह आंदोलन किया,
जिसमें किसानों ने उनका बढ़ चढ़कर साथ दिया, जिसके कारण अंग्रेजों को झुकना पड़ा। चंपारण सत्याग्रह के बाद अब बारी आई खेड़ा सत्याग्रह की, जो साल 1918 में गांधी जी द्वारा गुजरात के खेड़ा जिले में किया गया था। इसी के बाद गांधी जी पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए। लोग उन्हें लीडर के रूप में देखने लगे। वो जहां भी जाते हजारों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए आ जाती। लोग उनके एक इशारे पर आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते थे और साल 1920 में भी ऐसा ही हुआ। लोगों ने गांधी जी के एक इशारे पर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। दरअसल 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में लोग अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। उस समय पंजाब के दो बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी गिरफ्तारी के विरोध में लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। लेकिन जब अंग्रेजों को इस आंदोलन के बारे में पता चला, तब उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए जनरल डायर को भेजा। जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवा दी, जिससे 379 आंदोलनकारियों की मौत हो गई, जो अंग्रेजों के रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन जो उस समय जलियांवाला बाग में आंदोलन कर रहे थे, उनके अनुसार 150 लाश तो केवल जलियांवाला बाग में मौजूद कुएं से निकाली गई। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर गांधी जी तक पहुंची, तो वो बहुत गुस्सा हुए, जिसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि जो भी लोग अंग्रेजी स्कूल, कोर्ट, पुलिस और सेना में काम कर रहे हैं, वो काम करने से मना कर दें। लोगों ने असहयोग आंदोलन में गांधी जी का बढ़ चढ़कर साथ दिया। गांधी जी ने लोगों से कहा कि वो आंदोलन शांति से करें। आंदोलन शांति से चल रहा था। इसी बीच समय आया 2 फरवरी 1922 का। गोरखपुर के चौरी चौरा में पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने बहुत से आंदोलनकारियों और नेताओं को जेल में डाल दिया, जिससे नाराज होकर आंदोलनकारियों ने पुलिस स्टेशन को चारों ओर से घेर लिया और उसमें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की जान चली गई। वहीं इस दुर्घटना में 3 लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। गांधी जी के पास जैसे ही ये खबर पहुंची, उन्हें बहुत दुख हुआ। वो असहयोग आंदोलन को बिना किसी हिंसा के चलाना चाहते थे, लेकिन चौरी चौरा हत्याकांड के बाद उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1920 का असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने भारतीय स्वतंत्रता की नींव रखी। 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद पूरे देश में स्वाधीनता की लहर दौड़ पड़ी। अंग्रेजों को ये डर था कि यदि भारतीयों के लिए कुछ किया न गया तो भारतीय बेकाबू हो जाएंगे। इसी कारण नवंबर 1927 में अंग्रेजी कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा साइमन कमीशन का गठन हुआ। दरअसल साइमन कमीशन का काम भारत में आकर भारत के लिए संविधान बनाना था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन में 7 अंग्रेज ऑफिसर शामिल थे, जिस कारण इसे व्हाइट कमीशन भी कहा गया। लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध साइमन गो बैक के नारे से किया, जिसकी अगुवाई लाला लाजपत राय कर रहे थे। आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय के सिर पर एक अंग्रेजी पुलिसकर्मी जॉन सैंडर्स की लाठी आ लगी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया। इसी बीच जैसे ही लाला लाजपत राय की मृत्यु की खबर भगत सिंह के पास पहुंची, तो उन्होंने कसम खा ली कि वो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेंगे। दिन था 17 दिसंबर 1928 का। भगत सिंह और राजगुरु लाहौर पहुंचे। दोनों लाहौर पहुंचकर लाहौर सेंट्रल जेल के बाहर जॉन सैंडर्स का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद जैसे ही जॉन सैंडर्स उन्हें आता दिखा, तो राजगुरु ने सबसे पहले अपनी 32 mm की सेमी ऑटोमेटिक काल्टर पिस्टल से उस पर गोली चला दी। बाद में भगत सिंह ने भी उस पर गोली चलाई, जिससे जॉन सैंडर्स की मृत्यु हो गई। जॉन सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। इस बम को फेंकने का मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को डराना था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भागे नहीं, बल्कि जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया और लाहौर सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। उन पर जॉन सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में वो दोषी पाए गए, जिसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी देने की सजा सुनाई गई। लेकिन एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि यदि गांधी जी चाहते तो इस फांसी को रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों पर इस फांसी को रोकने का दबाव नहीं बनाया। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि गांधी जी के इसी रवैये के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच अनबन होने लगी। गांधी जी के इसी रवैये के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आगे चलकर कांग्रेस को रिजाइन कर दिया। गांधी जी ऐसा मानते थे कि अहिंसा और सत्याग्रह से ही भारत को आजाद करवाया जा सकता है, मगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसा मानते थे कि अंग्रेज लातों के भूत हैं, वो बातों से नहीं मानेंगे।
इसी कारण उन्होंने आगे चलकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर भारत को आजाद करवाने की कोशिश कर रहे थे और इसी कड़ी में साल 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जिसे दांडी मार्च भी कहा गया, जिसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी के समुद्र तट पर जाकर खत्म हुआ, जब गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने भारतीयों द्वारा यूज किए जाने वाले नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। नमक सत्याग्रह के कारण अंग्रेजों ने नमक पर लगने वाले टैक्स को हटा लिया, लेकिन अब भी बड़े पैमाने पर भारतीयों का शोषण अंग्रेज कर रहे थे। साल 1930 से लेकर 1942 के बीच बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने भारत की आज़ादी के ताबूत में आखिरी कील का काम किया। 1942 आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर को चलते 3 साल हो चुके थे। इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को काफी नुकसान हुआ था। इस समय भारत में पूर्ण स्वराज्य की मांग जोर पकड़ चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की ओर से ज्यादातर भारतीय सैनिक लड़ रहे थे, जो भारत की स्वतंत्रता चाहते थे, और इसी कारण ब्रिटेन को डर था कि कहीं भारतीय सैनिक उनकी ओर से लड़ने से मना ना कर दे। इसी कारण अंग्रेजों ने गांधी जी को ये प्रस्ताव दिया कि यदि भारतीय सैनिक अंग्रेजों का साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देंगे तो वॉर जीतने के बाद ब्रिटेन भारत को आजाद कर देगा। इधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज उलझे हुए थे। तभी 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। हमेशा से अहिंसा और सत्याग्रह के पुजारी रहने वाले गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत तेजी से पूरे भारत में फैला। इस आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा किया गया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता के ताबूत में आखिरी कील था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी और सरोजनी नायडू को पुणे यरवदा के आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल और अन्य नेताओं को अहमदनगर के किले में नजरबंद कर दिया गया। सरकारी आंकड़े के अनुसार इस आंदोलन में 140 लोग मारे गए, वहीं 1630 लोग घायल हुए। साथ ही 18,000 लोग DIR में नजरबंद हुए, वहीं 80,221 लोग गिरफ्तार हुए। इधर भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। वहीं भारत से कई हजार किलोमीटर दूर टोक्यो में एक सेना का गठन हो रहा था, जिसने भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई। ये थी आजाद हिंद फौज, जिसकी स्थापना अगस्त 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा टोक्यो में की गई, जिसको आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाला। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे? नहीं, मैं पागल नहीं हो गया हूँ। दरअसल जब भारत आजाद हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। दरअसल आजादी से पहले साल 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, जिसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष नेताजी खुद थे। आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आगे और किसी वीडियो में बात करेंगे। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण अंग्रेज काफी डर चुके थे। वहीं 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तब ब्रिटेन की हालत काफी खराब थी। इस युद्ध में ब्रिटेन का काफी खर्चा हुआ था। वहीं अब ब्रिटेन को भारत से ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था, जिस कारण ब्रिटेन ने अपने पार्लियामेंट में भारत को आजाद करने का प्रस्ताव रखा। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत को आजाद करने का प्रस्ताव मान लिया। इस प्रस्ताव में भारत को जून 1948 में आजाद करने की बात लिखी थी, लेकिन कई महीने पहले ही 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई। आजादी से 1 साल पहले 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया, जिसने भारत में संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा का पहला सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, लेकिन बाद में संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। वहीं संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत के संविधान को बनाकर तैयार कर दिया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, जिसके बाद भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया। वहीं हमारे आन बान शान भारत के इस तिरंगे झंडे को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत के तिरंगे झंडे के रूप में अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया, लेकिन वो रात भारत के इतिहास की सबसे काली रात थी। इस रात भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। भारत के कई हिस्सों को काटकर पाकिस्तान बना दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस बंटवारे की रात लगभग 1 लाख लोगों की जान गई।
तो आखिर भारत की आजादी और पार्टीशन के बाद क्या हुआ, इसके बारे में जानेंगे इस सीरीज के अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।